बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो तीन चीज़ें समझना भी चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ आप लोगों को। समझना मैं चाहता हूँ अपने पैनल से, और समझाना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन हैं वो इतने उनके अंदर फ्लॉज हैं कि उनको कैप अप करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। इमरान खान साहब चाहते ये हैं कि यहाँ पे जनाब अकाउंटेबिलिटी हो। अकाउंटेबिलिटी अवाम भी चाहती है हो। अवाम भी ये चाहती है कि अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो उसका कोई नतीजा भी निकले। लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में रख लीजिएगा, इमरान खान साहब चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, पीटीआई के मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, अवाम जो है सारे के सारे ये चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन उसका नतीजा भी निकले। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे मैंने पहले आपके सामने रखी चीज़ ये कि कवानीन के अंदर फ्लॉज हैं, और फ्लॉज जो है वो इतना ड्रैग कर देते हैं केस को कि उसके बाद रिज़ल्ट निकलना क्या, रिज़ल्ट निकलता ही नहीं है। और कई मरतबा ऐसे होता है कि इतने भारी भारी एलिगेशंस लगे होते हैं, इतने सीरियस एलिगेशंस लगे होते हैं लोगों पे, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो होता है वो ज़ीरो निकलता है। जब एंड रिजल्ट ज़ीरो निकलता है तो फिर जनाब यहाँ पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। उंगलियां उठनी जब शुरू होती हैं तो लोग कहते हैं जी देखिए जी असी नहीं कहते सा, इत्थे जनाब मुका हो गया। चले, इन सर्टन केसेस होता भी रहा है, बिल्कुल होता रहा है, मुका भी होता रहा है। लेकिन अभी जो लोग हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो बिल्कुल ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए हैं अगर अकाउंटेबिलिटी का रिजल्ट नहीं निकलता। और अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस इशू। सीरियस इशू पहले तो बनेगा जनाब इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए और हुकूमत के लिए, क्योंकि इलेक्शन में ये स्लोगन था, और ये स्लोगन था जनाब कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और उसका रिजल्ट भी निकालेंगे और हम लूटी हुई दौलत वापस भी लेकर आएंगे। कितने MOUs साइन हुए हैं अभी तक मुख्तलिफ ममालिक से, और क्या एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इन्हीं फ्लॉज के तहत ये जो कवानीन है, एग्जिस्टिंग कवानीन है, इनके अंदर जो फ्लॉज हैं उनके तहत अगर अकाउंटेबिलिटी चलती रहेगी तो क्या उसके एंड रिजल्ट अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। नंबर 3 ये इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि अगर जिन लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है उनको NRO दिया गया तो फिर ये गद्दारी के जुमरे में आएगा। ओके, उन्हीं के इत्तेहादी जमात यानी कि शेख रशीद साहब बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं और बड़ी जनाब उनकी बड़े वोकल भी हैं। वो कहते हैं जनाब कि यहाँ पे ढील या डील होने जा रही है। मेरे शो में कहा उन्होंने, और उन्होंने कहा जनाब 30 मार्च 10-15 दिन अगे तो 10-15 दिन पीछे कोई ना कोई जनाब इत्थे रिजल्ट निकल आना। अगर ऐसे हो जाता है तो जनाब पीटीआई या इमरान खान साहब क्या नारा लेके निकलेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसा हो जाता है, अगर ढील या डील अगर हो जाती है, तो बहुत अहम बात करने जा रहा हूं मैं इस वक्त, तो इमरान खान साहब का क्या जनाब वहां पे उनका कैसे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्ट कैसे करेंगे? इमरान खान साहब क्या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इमरान खान साहब जनाब क्या कहेंगे कि जनाब नहीं मैं इस चीज़ को नहीं मानता? क्या व्हाट्स गोइंग टू हैपन? इमरान खान साहब का थॉट प्रोसेस इस वक्त तो जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि उन्हीं के इत्तेहादी जमात शेख रशीद साहब कहते हैं डील या ढील होने जा रही है 30 मार्च 10-15 दिन आगे पीछे। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब अगर डील या NRO हुआ तो वो गद्दारी के जुमरे में आएगा। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर जहां पे एक पेज पे चीज़ें नहीं हैं। सो वो क्या चीज़ें हैं मैं जानना चाहूँगा कि क्यों चीज़ें एक पेज पर नहीं हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, और मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और बहुत हार्ड वर्किंग खातून है और पीटीआई की बड़ी अहम रुकन भी हैं जनाब, और सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप तशरीफ़ लाए। और सरदार नादिर नबील गबोल साहब भी हैं मेरे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर साहबा आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ डॉक्टर साहबा, कि
आप ही के लीडर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जनाब के गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा अगर किसी को NRO दिया गया, और आप ही की पार्टी के कुछ लोग जो कि सामने नज़र आ रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब के अगर यहाँ पे NRO तो नहीं कहा उन्होंने, वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा जनाब ढील या डील जो है वो होने जा रही है और 30 मार्च 10-15 दिन आगे 10-15 दिन पीछे कोई ना कोई कट्टी कट्टा निकल आएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? आप लोग एक पेज पे हैं या नहीं है जी? और अगर नहीं है तो फिर इमरान खान साहब का इस वक्त जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो क्या है? और अगर एक पेज पे हैं तो फिर हमें ज़रा समझा दें, हमें मैं नहीं समझ पा रहा जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं असल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आज भी मैं उनके साथ ननकाना में थी जब वो प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई, उन्होंने ये बात पब्लिकली दोबारा रिपीट की है कि किसी तरीके का कोई NRO नहीं होगा। वजह यह है कि इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तो एक बहुत बड़ा स्लोगन लेके आई है, और उसने कहा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को करप्शन फ्री करेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अबव बोर्ड और क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो, और किसी को किसी तरह से हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, ना किसी एहतसाब के अदारे को प्रेशराइज कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि एहतसाब जो है वो मुकम्मल हो। हम ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि ये एहतसाब का सिलसिला जो है वो जितना जल्दी मुकम्मल होगा उतना लोगों का कॉन्फिडेंस उस अदारे पे बढ़ेगा, और इस चीज़ को लंबा जब लटकाया जाता है तो देन डाउट्स कीप ऑन कमिंग अप। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जहाँ तक इमरान खान साहब खड़े हैं और इमरान खान की सारी पार्टी खड़ी है, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड आवर लीडर के देयर इज़ नो NRO, कोई NRO का सिलसिला नहीं है। एहतसाब होगा और मुकम्मल तौर पे होगा। वाइट कॉलर क्राइम जिसके अंदर आपके सामने है कि अरबों रुपए खरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर गए, और पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त मुश्किल हालात में खड़ी हुई है वो आपको भी पता है किस वजह से खड़ी है। द रीज़न इज़ नॉट कि पिछले 6 महीने में कोई हमने बहुत बड़े जुल्म ढाए, ये दिस इज़ वो जो हमारे खरबों रुपए के कर्जे हैं वो आज हमारे सामने एक बिल्कुल एक अजदहा सांप बन के खड़े में। पर इंशाल्लाह अगर इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम लाइन, हम अगर तरीका अपना जो हमने इख्तियार किया हुआ एहतसाब का कि भाई एहतसाब के अदारे अपना एहतसाब करें, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जो बंदा गिल्टी है उसको आप पनिश करें, जो पैसे बाहर गए हुए पाकिस्तान से, आपको पता अकबर साहब जो हमारे वन ऑफ आवर एडवाइजर्स हु इज़ वर्किंग इंटायरली ऑन दिस कि किस तरीके से हम अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रीटीज़ करें ताकि जो बाहर हमारे पैसे गए हुए वो वापस पाकिस्तान के अंदर आएँ। आपके सामने है कि पिछले दिनों अकाउंट्स कभी किसी रिक्शा ड्राइवर के पास उस पे डॉक्टर साहब मैं वो एक डिफरेंट पार्टी का वो चट्टा खट्टा है, उसको मैं बाद में ज़रा डिस्कस कर लेंगे। यहीं पे आपने जो गुफ्तगू की उसी में से मैं 2-3 सवाल दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगा। मेरी गुजारिश ये है कि देखें आपकी नीयत साफ़ है, इमरान खान साहब की नीयत साफ़ है, बट माय पॉइंट इज़ कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं डॉक्टर साहबा उसके अंदर फ्लॉज हैं, और एग्जिस्टिंग लॉज में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस पे भी लगे हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी पे भी जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो भी लोग अंडर इंटेरोगेशन हैं, जो नैब के कस्टडी में है 90 डेज से ज़्यादा, तो वो उस कस्टडी में नहीं रह सकते ना। उसके बाद उन पे कुछ चार्जेस लगेंगे, उनको जुडिशल किया जाएगा, केसेस शुरू हो जाएंगे अदालतों में। मेरा सवाल ये है, आप लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप लोगों के पास आप लोग कोई कवानीन जो है पास नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस यू गो टू द ऑपोजिशन। अगर आप नहीं करवा सकते कवानीन पास, और आपके पास बड़े अच्छे ड्राफ्ट वैसे बाय द वे बन के आए हुए हैं, आपकी मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्ट्री ने बड़े अच्छे कवानीन आप ड्राफ्ट बना के दिए हैं आपको, लेकिन वो पास अगर हो जाए तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी, बट अगर नहीं होते वो पास तो देन इट्स गोइंग टू बी इशू। मेरा वहीं पे सवाल आ जाता है कि इन एग्जिस्टिंग लॉज के तहत जिसके अंदर फ्लॉज हैं, इल्ज़ामात लगे हुए हैं, 90 दिन के बाद जुडिशल होना है, अदालतों में केस जाएंगे, अगर प्रूफ नहीं होते कि यहाँ पे जो एलिगेशन लगे होंगे किसी के भी खिलाफ, तो आप लोग क्या स्लोगन लेके आगे चलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये इनको तो अगर क्लीन चिट मिल जाती इन लोगों को अदालतों से, क्योंकि अगर वहां पे चीजें प्रूफ नहीं होंगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन नैब का वीक है,
तो अगर प्रूफ नहीं होंगी चीज़ें, इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, और क्लीन चिट जब मिलेगी तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उनको सारी जिंदगी के लिए क्लीन चिट मिल जाएगी। सो हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट ऑल दीज थिंग्स जी? देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट यू डोंट डाउट आवर इंटेंशंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई डोंट डाउट दैट, आई डोंट डाउट दैट। हार्ड वर्क हैज बीन डन के लॉज हम इस तरह की तरमीमें लेके आए जिससे कम से कम ये जो लकूनीज हैं बीच के अंदर और लूप होल्स हैं, इनको हम किसी तरीके से बंद कर लें। आपने बिल्कुल सही बात कही, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, चाहे हम सूबाई में हों या हम नेशनल फेडरल गवर्नमेंट, हम लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी। वी हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शुड कंटिन्यू गोइंग डाउनहिल, क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस इलाके का एक फेल्ड स्टेट बने, या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इट शुड बिकम अ क्लीन स्टेट, करप्शन फ्री। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस और नई तरमीमें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, आया इसका पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा या नहीं। हम लोग अवामी नुमाइंदे हैं, हमारा काम वो है कि हम अवाम के फायदे की बात करें, और सबसे बड़ा नासूर इस वक्त हमारे लिए द बिगेस्ट कैंसर दैट वी हैव इज करप्शन इन द सिस्टम। यानी करप्शन का आलम यह है कि द फैब्रिक, मॉरल फैब्रिक हैज बीन करप्टेड। वो कहते हैं कि पीपल नाउ बिलीव कि करप्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इसको कोई बुरा ही नहीं समझता, यानी ब्राइब दे देना, ब्राइब ले लेना। आज इधर ही मेरे पास इस कमरे में एक डॉक्टर बैठे हुए मुझे ये बता रहे थे कि डॉक्टर साहब 60,000 रुपया देना पड़ती है वो रिश्वत, और वो आपकी रिक्विजिशन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में चली जाती है। तो मैं हैरान उसकी शक्ल की तरफ देख के पूछ रही थी कि कौन 60,000 रुपए। मसला ये है उस डॉक्टर को 60,000 देते हुए गलत नहीं लगता, he thinks that is now a part of the moral corruption। मैं उसकी सोशल, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। आप सोशल फैब्रिक की जो बात करिए, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट ओवर हियर, बट माय क्वेश्चन स्टैंड्स देयर जी। उसमें मेरे ख्याल में आपकी थिंकिंग जो है बड़ी अच्छी, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपकी थिंकिंग अच्छी है, बट द रियलिटी चेक इज डिफरेंट जी। रियलिटी चेक ये नहीं है कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और आपको या आवाम को रिजल्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों ने कोई भी गड़बड़ की है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले रहा, किसी जनाब ब्यूरोक्रेसी में से किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इस चीज़ पे इंटरेस्टेड हूँ कि एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि कवानीन के अंदर फ्लॉज है, और फ्लॉज जो है उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, बिकॉज सबको जिन पे एलिगेशन लगे हुए हैं उनको कोर्ट्स भी मजबूर होंगी, क्योंकि वहां पे प्रूफ नहीं हो सकेगा, तो वहां पे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, पीपल आर गोइंग टू वॉक आउट लाइक स्माइलिंग एंड लाफिंग। सो वो सिचुएशन जब बनेगी वो सबके लिए बड़ी अलार्मिंग होगी। मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आता हूँ, गबोल साहब, नबील गबोल साहब के साहबजादे हैं, उनके पास भी आता हूँ मैं वापस। मैं शारिक साहब मेरे साथ हैं जी, शाइक उस्मानी साहब हैं मेरे साथ। शाइक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक छोटे सा मेरा मसला है जी, मेरे जहन में एक बात है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कानूनी राय दे दीजिएगा मेहरबानी करके। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अंदर फ्लॉज है, फ्लॉज के तहत जनाब अगर जो केसेस आगे चलते हैं, प्रोसिक्यूशन नैब का वीक है, केसेस आगे चलेंगे, एलिगेशन लगेंगे, इमरान खान साहब चाहते हैं रिजल्ट निकले जनाब, जिन लोगों ने गड़बड़ की है, पीटीआई की शायद मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं कि जनाब रिजल्ट निकले जिन पे एलिगेशन लगे हैं। अवाम भी यही चाहती है कि नेट रिजल्ट क्या निकला वो देखना चाहते हैं, क्योंकि अवाम ये नहीं चाहती कि किसी को NRO मिले या किसी के साथ डील हो या किसी को ढील मिले। लेकिन एग्जिस्टिंग लॉज के तहत क्या ये पॉसिबल है जी कि 90 दिन के बाद जुडिशल हो जाए बंदा और फिर भी जनाब केस चले और उसके बाद प्रूफ कुछ ना हो तो वो तो सारी जिंदगी के लिए उन्हें एक क्लीन चिट मिल जाएगी। सो कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है, अदर देन कोई इसके अलावा कोई चीज़ है कि कवानीन नए पास किए जाए, या उसके अलावा भी कोई आपको यहाँ पे कोई नजर आता है कोई हल उसका जी? देखिए, जो कवानीन हैं हमारे, उसके लिहाज से अगर प्रोसिक्यूशन होती है तो काफी प्रॉब्लम है। एक तो कवानीन, और दूसरे ये कि जो हमारा निज़ाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो इतना नाक़िस है कि उसमें कभी किसी तरीके से कोई चीज़ जो है हतमी तौर पर फैसला नहीं होता, और उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसमें करप्शन भी बहुत है।
तो इस निज़ाम में, प्रोसिक्यूशन निज़ाम में और कानून में जो डिफेक्ट हैं उसकी मौजूदगी में तो कुछ भी हो सकता है। आदमी उसको अपने मकसद के लिए उसको चेंज भी कर सकता है, उसको इंटरफेयर भी कर सकता है, यानी कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही पूछना चाह रहा था। आपने जो बात की मैं उसी को रिपीट करता हूँ, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो डिफेक्टिव हैं और वहाँ पे प्रूफ करना चीज़ें मुश्किल हैं, और इसी कानून के तहत अगर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती रही तो नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल। उसमें मैंने ये भी कहा था आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, प्रोसीजर्स जो है उसके, वो भी नाकस है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो अगर जब तक नए कवानीन ना बनाए जाए उस वक्त तक एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, और नए कवानीन बनाना आजकल के एटमॉस्फेयर में बहुत मुश्किल नजर आता है। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, और वो नहीं। उसके अलावा भी मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट का शुरू से जो सिस्टम रहा है वो क्रिटिसिज्म करते रहे हैं, लोगों को बातें करते रहे हैं, तो इस तरह से तो कभी डेमोक्रेसी में तो काम नहीं चलता। आपको अपने मकसद को देखना पड़ता है, और वो अगर आप चाहते हैं कवानीन बनाना तो उसके लिए फिर आपको कुछ तगोदौ करनी पड़ती है। वो उन्होंने की नहीं, वो उसी तरीके से अंदाज से चलते रहे जो कि इलेक्शन से पहले जो अंदाज था उनका। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, और ना कानून बन सकेंगे, ना कोई चेंजेस आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से भी पूछूंगा ब्रेक से वापस जब आऊँगा, और सरदार नादिर नबील गबोल से भी पूछूंगा जनाब, उनसे भी बात करूंगा, वो भी अपनी इनपुट दें मुझे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनाब MOU साइन हुए जो लूटी हुई दौलत यहाँ से बाहर लेके चले गए लोग, MOU साइन हुए हैं, एग्रीमेंट्स किसी हद तक शेप अप हुए हैं, लेकिन क्या लूटी हुई दौलत वापस आ सकेगी? क्योंकि ये देखें वाइट कॉलर क्राइम है, डॉक्टर साहबा भी बिल्कुल ठीक कह रही है, वाइट कॉलर क्राइम इज नॉट इजी टू डिटेक्ट, लेकिन वापस आ सकेगी या नहीं आ सकेगी? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसी तरह अगर सिलसिला चलता रहा, इसी तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती रही, तो क्या होगा? क्या मतलब कि वेयर विल द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टैंड जी? क्या मिड टर्म इलेक्शन, असेंबली डिसॉल्व की जाएंगी, मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी? डॉक्टर साहब से पूछेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और सरदार नादिर गबोल साहब जी। नादिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक छोटा सा सवाल है, उसका ज़रा जवाब दे दीजिएगा। आपकी खुद पार्टी जो है, यानी कि पीपल्स पार्टी जो है, वो भी फेस कर रही है हीट अकाउंटेबिलिटी की। माय क्वेश्चन इज़ के आपके जो कंपैरिजन अगर किया जाए मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का या उसके अलावा जो केसेस चल रहे हैं उनके जो कंपैरिजन किया जाए अगर पीपल्स पार्टी के केसेस के साथ, पीपल्स पार्टी के जो एविडेंसेस हैं, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हाउ डू यू पीपल वांट टू गो अबाउट इट? इफ अगर इसी तरह आपके साथ चलता रहा या इन द कमिंग डेज अगर कोई अरेस्ट्स होती हैं, तो हाउ विल यू पीपल गो अबाउट इट जी? थैंक यू राना साहब। देखिए, अरेस्ट होती तो बात की बात है, जो अरेस्ट हुई हुई है पहले से, शर्जील मेमन साहब आपको पता है एक सिटिंग MP है, साहब का मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो काफ़ी टाइम से जेल में, और जेल से ही आते हैं असेंबली में और वापस आर्मर्ड कार में बैठ के जेल ही जाते हैं दोबारा। उनके खिलाफ अगर एविडेंस है तो प्रोसीडिंग एक पूरा होता है। जिस तरह हमारे सीनियर बैठे थे जस्टिस साहब, वो कह रहे थे कि क्रिमिनल सिस्टम में फ्लॉ है। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि दुनिया में ये होता है कि यूर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पाकिस्तान में ये है कि भाई पहले से ही आप मतलब उसको पहले से ही गिल्टी भी कंसिडर कर लें, आवाम के सामने भी उसको बेइज्जत करें, मीडिया भी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर लेता है अनफॉर्चुनेटली, बट सॉरी टू से ऐसी बात है वाकई में। और उसके अलावा आप देखें, सबसे बड़ा मिसाल तो हमारे को चेयरमैन और साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब का केस आपके सामने है। 11 साल उनको आपने जेल में रखा। एक मिनट नादिर साहब, वो जो केसेस थे दोज वर डिफरेंट केसेस। जो 11 साल आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, दोज वर डिफरेंट केसेस। अभी जो JIT ने जो चीज़ें सामने लेके आई हैं, दीज आर डिफरेंट केसेस। सो इस वक्त जो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें आई हैं सामने थ्रू JIT, दीज आर डिफरेंट एलिगेशंस जी। वो कुछ और चीज़ें थी, ये कुछ और चीज़ें हैं। सो उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2 जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, अगर
यहाँ पे शर्जील मेमन साहब अगर बेगुनाह हैं तो फिर शर्जील मेमन साहब इतना अरसा बाहर क्यों रहे, क्यों चले गए थे? वापस आए हैं वो उनको जनाब यहाँ पे हीट उसी वक्त फेस कर लेनी चाहिए थी जब उन पे एलिगेशंस लगे थे। व्हाई डिड ही लीव द कंट्री, क्यों मुल्क छोड़ के चले गए थे जी? देखिए जी, पहले तो उनके कोई सेहत के मसले थे, आपने ये मुझे एक समझ नहीं आती, सेहत का मसला कैसे पैदा हो जाता है जब हुकूमत होती है, ये जब जिस वक्त वो इख्तिदार में कोई भी होता है उस वक्त तो सेहत के मसले ऐसा सामने नहीं आते। नहीं देखिए, ऑब्वियसली अगर ये 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए दुबई जाते थे पहले वाइल ही वाज अ मिनिस्टर, उस वक्त इतना बड़ा इशू नहीं था या मीडिया शायद नोटिस नहीं करती थी, बट जस्ट बिकॉज उनके खिलाफ वारंट्स निकल गए तब अगर वो बाहर जाते हैं तो वो फिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है कि जी ये वांटेड और ये बाहर जा रहे हैं। आना जाना तो पहले लगा रहता था। अगर या आउट ऑफ प्रोपोर्शन या आउट ऑफ यू नो अननेसेसरी अगर ब्लो अप किया मीडिया ने तो ही शुड हैव कम बैक। इतना अरसा वहां पे कम बैक ना, उनको आपने he did come back but he stayed there for a long time। हाँ जी बिल्कुल, ही हैड हेल्थ इश्यूज, आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज ऑब्वियसली पार्टी मेंबर है, मुझे पता था फॉर अ फैक्ट कि वो दुबई के एक अस्पताल में एडमिट थे और सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे और लोग वहाँ पे अस्पताल में उनको मिलने जाते थे। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ उनके मतलब उनके ऊपर भी हेल्थ के इश्यूज थे। मैं आसिफ जरदारी साहब की बात नहीं कर रहा जी, मैं आई एम नॉट शर्जील मेमन के हेल्थ के इश्यूज थे, डॉक्टर आसिम के हेल्थ के इश्यूज थे। आपने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर आसिम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसिफ जरदारी साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट शर्जील मेमन प्रिसाइसली जी। ही हैड हेल्थ इश्यूज, सिंपल आंसर टू योर सिंपल क्वेश्चन। Anyways, I'm asking something else वैसे नादिर साहब। My question is जी कि आपने जवाब ये दिया कि जनाब यहाँ पे जो फ्लॉज है जैसे जस्टिस साहब ने कहा उनके तहत यहाँ पे कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती, ठीक है। वो डॉक्टर साहब अभी यही कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में शर्जील मेमन साहब का अगर मसला थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दिया जाए तो आप भी इसी चीज़ पे पार्शली एग्री कर रहे हैं। लेकिन जी फरियाल टारपुर साहिबा के खिलाफ भी जो अपेरेंटली जो एविडेंसेस हैं वो कोई और जरदारी है। देखें, जरदारी जिस तरह गबोल एक ट्राइब एक कौम है, उसी तरह जरदारी भी एक ट्राइब एक कौम है। अब कोई मुझे नहीं पता उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ, शायद हसन जरदारी है, क्या नाम है, कोई और जरदारी है, कोई और बिजनेस है उनका अपना, कोई और उनकी जमींदारी है। उनको आपने कनेक्ट कर दिया उठा के, आपने नहीं सॉरी JHT ने कनेक्ट कर दिया फरियाल टारपुर साहिबा के साथ। कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। फरियाल टारपुर साहिबा का कोई आप सिग्नेचर देखें या उनके अगर बैंक के अंदर कोई आई एम सॉरी नादिर साहब, I'm not talking about फरियाल बीबी, I'm not talking about आसिफ जरदारी साहब। मैं सिर्फ एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उस पर अगर चले हम तो फिर आगे जाके इंडिविजुअल्स पे हम चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम उस पर निकल जाएंगे, उससे डिट्रैक हो जाएंगे उससे हम जी। सो आप भी यही कह रहे हैं ना कि जनाब हमें प्रॉब्लम जो है वो यही है कि फ्लॉज हैं और फ्लॉज जो है कानून में उसके तहत हमें यहाँ पे एंड रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल, हजारों केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, आपको खुद लेट्स कीप इट ओवर हियर, इधर ही रखते हैं इसको। देखिए PTI तो आई पहली दफा हुकूमत में, ठीक है जी, अभी उनको 4-6 महीने भी नहीं हुए आए हुए। सो ये तो इनके पास मेजॉरिटी भी नहीं है PTI के पास, ये कवानीन बना भी नहीं सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में रह चुकी है, नून लीग तो हुकूमत में रह चुकी है। सो कवानीन के अंदर जो फ्लॉज जो हैं वो इंटेंशनली छोड़े गए थे कि जनाब कल को अगर हमारी बारी आए या किसी की बारी आए तो हम उसमें से जनाब एस्केप ढूंढ सकें। देखिए जी, आपको पता है कि लॉ चेंज करने के लिए यू नीड अ 2/3 मेजॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी भी जब हुकूमत थी वी डिड नॉट हैव 2/3 मेजॉरिटी, वी हैड सिंपल मेजॉरिटी। उसके बावजूद भी हमने अपोजिशन की कुछ पार्टीज का मदद लेके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे बड़ा जो मूव था वो प्रेसिडेंशियल पावर्स को हमने जो कर्टेल किया, उसके अलावा अगर आप प्रेसिडेंशियल पावर्स को कर्टेल करने के लिए या आप दूसरे काम करवा सकते थे तो कवानीन में भी तरमीम करवा सकते थे ना। आसिफ जरदारी साहब हमारा एक एजेंडा था, मतलब आसिफ जरदारी साहब की सियासत को तो कोई नजदीक नहीं पहुंच सकता, वो करवा सकते थे ना। चलें, एटलीस्ट यू एक्सेप्ट दैट एंड आसिफ जरदारी साहब वुड बी वेरी प्लीज टू हियर दैट। मगर हमारा एक एजेंडा था, एक लिस्ट था पूरा। मैं आसिफ जरदारी साहब को प्लीज करने के लिए नहीं कह रहा, आसिफ जरदारी साहब हैं, बिल्कुल हैं, मंजे हुए सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि वो यहाँ पे तरामीम तो कवानीन में करवा सकते थे ना। बिल्कुल जी, हमारा एक एजेंडा था, जिस तरह आपको पता है वी वर वर्किंग ऑन द सेपरेशन ऑफ साउथ पंजाब और मेकिंग अ न्यू प्रोविंस आउट ऑफ साउथ पंजाब। एग्जैक्टली, देयर यू गो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप लोग सब चीजें करवा सकते थे तो यही कवानीन जो है अकाउंटेबिलिटी के जो कवानीन है इनमें भी तरमीम करवा सकते थे, या कवानीन के अंदर जो फ्लॉज थे उनको एड्रेस कर सकते थे ताकि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो जाती। डॉक्टर साहब, एम आई राइट और रॉन्ग जी? जी एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए जी, मसला यही है, दैट इज व्हाट आई सेड राइट इन द बिगिनिंग
कि हम अगर बहुत भी ज़्यादा कोशिश करें और अच्छे से अच्छे लॉज भी बना के लेके आएँ, हम के लिए किसी भी कानून को पास करने के लिए वी नीड 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, और इस वक्त हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इसलिए मैंने जो बात आपसे शुरू में कही थी वो यही कही थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बतौर पाकिस्तानी सोचें, सारे पार्लियामेंटेरियंस, कि हम किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। क्या वक्त आ गया कि हम चाहते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान हो? हम क्या चाहते हैं किस तरह के कानून हो जो इख्तिताम पर पहुंचे? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन डॉक्टर साहब, वो तो नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, जस्टिस साहब भी जिस चीज़ की निशानदेही कर चुके हैं, जस्टिस साहब भी यही कह चुके हैं कि आप लोगों को इन सब को मिल के लेके चलना चाहिए था, यानी कि पीपल्स पार्टी वालों को लेके चलना चाहिए था, नून लीग वालों को लेके चलना चाहिए था। अगर आप लोगों ने कोई कवानीन बनाने थे, वो तो हो नहीं रहा, वो होगा भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो होगा, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट जी। मेरा ख्याल है आपको सियासत के अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा। आप हमेशा याद रखिए कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। और इम्पोर्टेंट ये है कि कल हमने सब ने अगर इरादा कर ही लिया कि हमने पाकिस्तान के हालात बेहतर करने हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि हम सब इकट्ठे होके कोई ऐसे कानून भी पास कर सकते हैं। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन वेयर पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। बट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज चीज की निशान देखिए, लेकिन डॉक्टर साहब एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू कि एट द मोमेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और जो आपके पास मौजूदा कानून है उसके अंदर आपने जिस तरह फरमाया, शुरू में ही बात की आपने कि इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि एंड ऑफ द डे नोबडी इज गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर इट। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन मकसद ये है कि ये अदारे तो देखें ना, हमारे आने से पहले भी थे। हम तो पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करें जो पहली हुकूमतों ने नहीं किया। हमने अदारों के मसले में इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन पर किसी किस्म का प्रेशर ना डालें। आई गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मुझे जो समझ आ रही है, जो मुझे आवाज़ें आ रही है कि कैबिनेट के अंदर आप लोग चेंजेस करने जा रहे हैं, कब तक हो जाएंगी? जी दोबारा बताइएगा, मुझे आवाज़। जी डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि जो मुझे समझ आ रही है वो ये आ रही है कि कैबिनेट के अंदर रीशफल होने जा रहा है, कैबिनेट थोड़ी सी चेंजेस होंगी, या वो लोग जो अपने अपने ऑफिसेज में बैठे हुए पिछले 4-6 महीने से उनको उनके अंदर चेंजेस लाई जाएंगी किसी हद तक। सो ये कब तक मुमकिन हो पाएगा जी? देखिए जी, मेरा ख्याल है बहुत अहम चीज़ है कि खान साहब आते साथ जब कैबिनेट बनी तो सबको कहा, काम बताया और उनको कहा कि मैं आपका 6 महीने के बाद परफॉर्मेंस दोबारा एवेल्युएट करूंगा। और मेरा ख्याल है हम में से जिसने नहीं ठीक परफॉर्म किया, उसमें चाहे मैं हूं या कोई और भी हो, उसका हक भी नहीं है कि वो कैबिनेट पे बैठा रहे, क्योंकि बहुत सारे और लोग हैं जो शायद हमसे बेहतर परफॉर्म करें। तो आई थिंक वी शुड हैव नो रिजेंटमेंट अबाउट इट। दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इन पंजाब विद द चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात इस वजह से कि देखें, आपको जब एक पोर्टफोलियो दिया जाता है और आपको काम दिया जाता है तो आपको एक टास्क दी जाती है। इफ यू डू नॉट कम अप टू पार विद द टास्क इज कंसर्न, तो फिर देन यू शुड ऑल्सो बी एंटिसिपेटिंग कि भाई देन दे वुड बी, आई वुड बी रिप्लेस्ड बाय समबडी एल्स। एंड मेरा ख्याल है उसके ऊपर हमें कोई रिजेंटमेंट भी नहीं होनी चाहिए पार्टी के किसी बंदे को, बिकॉज देखिए मकसद ये है कि अगर हम हुकूमत में आए हैं तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है किसी तरीके से बेहतर करें। अब मेरे पास सेहत का पोर्टफोलियो, अब मैं जब से आई हूँ मेरी ये कोशिश कि हम हेल्थ कार्ड्स जो हैं पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हम अस्पतालों के हालात बेहतर करें, हम दवाइयाँ जो हैं वो कोशिश करें कि अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ मौजूद हों। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी उसकी इंडक्शन शुरू की हमने, हम तकरीबन अभी तक हमने 15,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इंडक्ट कर लिए। अपनी तरफ से हर बंदा इज मेकिंग एन एफर्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन। बट एट द वेरी सेम टाइम डॉक्टर साहब, अगर इफ आई मे इंटरप्ट यू, एट द वेरी सेम टाइम आपकी पंजाब के अंदर जो सिचुएशन नजर आती है, द ब्यूरोक्रेसी इज नॉट हेल्पिंग यू आउट। ब्यूरोक्रेसी आप लोगों के साथ चल नहीं रही। आपका कोई काम मतलब कि एक सॉर्ट ऑफ स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है एज फार एज पंजाब इज कंसर्न जी। तो उसको कैसे आप मैनेज करेंगे जी? चीफ मिनिस्टर साहब का एक और, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब भी आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, पंजाब के जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम वहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं। वो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? क्या चीफ मिनिस्टर चेंज करेंगे? ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं वो चेंज नहीं होंगे, इसमें कोई चेंजेस आएंगी कि चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया जाए? और कैबिनेट का तो आपने बता ही दिया जी। और ब्यूरोक्रेसी को कैसे मैनेज करेंगी जी आप?
देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कोई भी टीम डेवलप करने के लिए कुछ वक्त लगता है। हम हुकूमत में आए हैं, द ब्यूरोक्रेसी इज डीलिंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम, वक्त लगता है कि आप अपनी टीम डेवलप करें। मैं तो अपनी टीम जो मेरे पास इस वक्त हेल्थ में, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, एवरीबडी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे की अपनी टीम डेवलप होती है, और हमेशा याद रखिए कुछ वक्त लगता है ये टीम डेवलपमेंट के अंदर। और इसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी पिछले दिनों में दे बिकेम वेरी एप्रीहेंसिव। जो सिचुएशन आपको पता है हर तरफ डेवलप हुई हुई है, उसकी वजह से दे बिकेम वेरी एप्रीहेंसिव एंड वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक दे शुड बी केयरफुल। मैंने तो हमेशा ये सवाल अपनी ब्यूरोक्रेसी से पूछा कि जब पिछली हुकूमत थी तो आप ये जो गलत सलत काम होते थे उनको क्यों नहीं रोकते थे? तो बेचारों ने काम रोकते तो थे पर सुनता कोई नहीं था। सो द थिंग इज दिस, एंड ऑफ द डे द ब्यूरोक्रेसी इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर इटसेल्फ आल्सो। लेकिन हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। Who is going to give them the relief? Who is going to give them that confidence? आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, आज जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, जो इट वाज इन द प्रेस इन द मॉर्निंग, और आज जो उन्होंने ननकाना में भी एक स्टेटमेंट दी है, आज अगर वो प्लांटेशन ड्राइव और वो जो जमीन खाली की गई वो कब्जे वालों से, और हम लोगों ने कोई तकरीबन 2000 से जायद एकड़ जो हैं वो लिबरेट करके और उनमें प्लांटेशन शुरू की, तो खान साहब अप्रिशिएटेड द डिप्टी कमिश्नर, द कमिश्नर्स, द ब्यूरोक्रेट्स हु मेड ऑल दैट एफर्ट। और उन्होंने ये कहा, उनको ये कहा कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके काम में मिनिमम इंटरफेरेंस हो, आप अपना काम अच्छी तरह करें। एज ए लेजिस्लेटर मेरा काम तो डायरेक्शन देना है, एज ए लेजिस्लेटर मेरा काम है पॉलिसी बनाना, मेरा काम है लॉज बनाना, एंड टू सी दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड। आई थिंक हमें हर तरीके से अपनी ब्यूरोक्रेसी की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड बी वर्किंग वेरी क्लोज हैंड्स विद देम एंड अप्रिशिएटिंग व्हाट दे आर डूइंग गुड। तो आज जिस तरह आई वाज सो इम्प्रेस्ड जब मैं वहां ननकाना गई हूं कि जी द ह्यूज एरिया हैज बीन क्लियर्ड अप, प्लांटेशन आज हुई जी, वो ठीक है, लेकिन फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर साहबा, ठीक है इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया ब्यूरोक्रेसी को, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थिंग्स आर नॉट वर्किंग। नहीं, नॉट ओनली डिड ही अप्रिशिएट, नो जस्ट अ सेकंड, नॉट ओनली डिड ही अप्रिशिएट देम, ही कैटेगोरिकली सेड कि आप फिक्र ना करें, हम ब्यूरोक्रेसी को टोटली डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए, एंड वी विल लुक आफ्टर यू। दिस इज द, इससे बड़ी क्या रीअश्योरेंस कोई दे सकता है? आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ बेसिकली अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, और मेरा ख्याल है वेरी सून यू विल सी दैट दिस विल बी जेलिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी अलोंग विद द पॉलिटिशियंस। How much time do you think it's going to take, जी? Dr. Sabha, how much time do you think it's going to take? मेरा ख्याल है we are already on the bending. We are already bending ourselves. We are on the bending spree at the moment. आप you'll be seeing the results very soon. आप देखिए, आपका क्या ख्याल है, मेरे अकेले की एफर्ट से तो नहीं कार्ड्स आने थे ना? All my bureaucracy was working in very close